आज के हमारे अनुश्रम.com के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है वो है रिसर्च या अनुसंधान। अनुसंधान और रिसर्च में हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे लोग लगातार अनवरत रूप से लगे हुए हैं। देश में हमें कई तरह के नए-नए अनुसंधान, रिसर्च देखने को मिल रहे हैं। तो हम अभी स्वागत करेंगे डॉक्टर राजेश मोदी जी का, जो कि अपने उद्यम से, अपनी मेहनत से इंडिया को रिसर्च कैपिटल, रिसर्च पेपर कैपिटल बनाने के लिए मेहनत की। रिसर्च इज नॉट डिफिकल्ट प्रोवाइडेड यू हैव अ इकोसिस्टम कि आपको कैसे पेपर को क्रिएट करना है, कैसे लिखना है, कैसे उसको रिव्यू प्रूफ बनाना है, कैसे उसको पब्लिकेशन में लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करिएगा, आपका देश का, आपका यूनिवर्सिटी का, आपका स्टेट का रिसर्च कैपिटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो थीसिस में या रिसर्च में पब्लिकेशन का क्या महत्व है, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं? हमारा शुरुआत ही Q1 से हुआ, स्कोपस से हुआ, SCI से हुआ। हमारे क्या होता है, 8-10 पॉइंट दे देते हैं, उस पर बोलते हैं सिनॉप्सिस लिखो। हम क्या है, एडवांसियम में हमने सिनॉप्सिस को भी, रिसर्च प्रपोजल को भी क्वांटिफाई किया। तो जो भी रिसर्च होता है, क्या ये बिना, अभी आपने भी बोला, बिना पब्लिकेशन रिसर्च पेपर के कंप्लीट नहीं है। तो एक रिसर्च बिना पब्लिकेशन के नहीं हो सकता, या पब्लिकेशन का इसमें क्या महत्व है? क्या प्रॉब्लम है आपको? आज टेक्नोलॉजी एम्बेड हो रही है, सब्जेक्ट एम्बेड हो रहे हैं, डिसिप्लिन एम्बेड हो रहे हैं, आपके जो स्टडी एरिया वो एम्बेड हो रहे हैं। आज आप एक समझिए, कोई चीज़ आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, क्या उसमें AI नहीं है? आज एक समय आएगा जब आपको हज़ारों हजार लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या 10 साल लगाओगे उसको पढ़ने में? क्या 20 साल लगाओगे उसको पढ़ने में? तो आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको AI की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, जो सब्जेक्ट में ज़रूरत है, वो आपको AI से लाना पड़ेगा, और वो स्कैन करके हज़ारों हज़ार आपको लाके मिनटों में दे देगा। तो डॉक्टर मोदी, अभी जो वर्तमान एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, आपको पहले तो मैं चाहूँगा कि हम लिसनर्स के दिमाग में एक चीज़ क्लियर करें कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली रिसर्च इज, रिसर्च है क्या। वी आर हियर ऑन इश्टू वैली टॉक, और आज हमारा जो विषय है वो है रिसर्च या अनुसंधान। अनुसंधान और रिसर्च में हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे लोग लगातार अनवरत रूप से लगे हुए हैं। देश में हमें कई तरह के नए-नए अनुसंधान, रिसर्च देखने को मिल रहे हैं। दुनिया में भी होते हैं। आप इसके अंदर जब अनुसंधान में जाते हैं तो आप एक बहुत बज़वर्ड आपके लिए रहता है, नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ विनर्स एंड ऑल। हम जब बात करते हैं हमारे देश का, इसमें काफ़ी कम नाम आता है। नोबेल प्राइज़ विनर हमारे देश के, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में बात करो, फिजिक्स में हमारे पास नोबेल प्राइज़ आया डॉक्टर रमन से, फिर अमर्त्य सेन हमारे लिए नोबेल प्राइज़ लेके आए, रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे पास नोबेल प्राइज़ लेके आए। बट ये सब वो गिने चुने नाम हैं जिनका नोबेल प्राइज़ मिला, और भारत का रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं भारत की बात करूं, इवन तो कंप्लीट एशियाटिक रीजन की बात करता हूं, दक्षिण एशियाई रीजन की बात करता हूं, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ से बहुत कम रिसर्च होता है, या जो रिसर्च होता है वो प्रॉपरली पब्लिश्ड नहीं होता है। क्या यहाँ पे टैलेंट की कमी है या कोई और कारण है? इन सभी विषयों के ऊपर हम हमारे आने वाले पॉडकास्ट में भी जिक्र करेंगे, और आज भी हम इन पे कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ बात करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भारत को रिसर्च कैपिटल बनाया जाए, और भारत को दुनिया के सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, क्वालिटी रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करना, या फिर मैं बोलूँ रिसर्च पेपर Q1 स्टाइल की रिसर्च पेपर का कैपिटल बनाना है। ये जो बात, ये जज्बात हमारे रिसर्च में लेकर आए हैं डॉक्टर राजेश मोदी जी। डॉक्टर राजेश मोदी जी फाउंडर हैं प्लस इनोवेटर हैं एडवांसियम रिसर्च क्वालिटी इंडेक्सिंग के, और फाउंडर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अनुश्रम.com। राजेश मोदी जी रिसर्च की फील्ड में नए आयाम लेकर आना चाहते हैं, भारत को एक अलग मुकाम पे लाना चाहते हैं, जहां पर छोटी से छोटी रिसर्च भी प्रॉपरली क्वांटिफाइड हो और रिफ्लेक्ट करे दुनिया के सामने। अभी हमारी बहुत सी जो रिसर्च होती हैं वो दुनिया को नहीं दिख पाती हैं। तो हम अभी स्वागत करेंगे डॉक्टर राजेश मोदी जी का, जो कि अपने उद्यम से, अपने मेहनत से इंडिया को रिसर्च कैपिटल, रिसर्च पेपर कैपिटल बनाने के लिए मेहनत करें। तो स्वागत है डॉक्टर राजेश मोदी जी। डॉक्टर पंकज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यहाँ बुलाने के लिए आपकी शुक्रिया। आज रिसर्च के ऊपर अगर हम अवलोकन करें तो पूरे विश्व में, पूरे
वर्ल्ड में इंडिया की कंट्रीब्यूशन बहुत ही लो है। और आज के दिन में हमें सभी लोगों को, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हों, प्रोफेसर्स हों, इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, गवर्नमेंट हो, रिसर्च के ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि इंडिया की जो रिसर्च कैपिटल है, जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ है, वो आगे चल के उसकी जो रूपरेखा बन के दुनिया के सामने डिस्प्ले करना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा और हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है। तो डॉक्टर मोदी, अभी जो वर्तमान एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, आपको पहले तो मैं चाहूँगा कि हम लिसनर्स के दिमाग में एक चीज़ क्लियर करें कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली रिसर्च है क्या। फिर हम इसको आज के वर्तमान परिदृश्य में आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट वी स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन व्हाट एग्जैक्टली रिसर्च, आप उसको किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे, दैट मेक थिंग मोर ल्यूसिड फॉर द पीपल who want to do their research, whether they are MTech level, whether they are masters or PG, or we can say their PhD level. So what exactly research is? In very simple word, I want to listen from. देखिए, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं और रिसर्च को अगर हम ब्रेक करते हैं तो दो वर्ड आता है, एक री और सर्च। रिसर्च कोई सर्च नहीं है, बट रिसर्च एक रिसर्च है, यानी हम कोई भी चीज़ को बार बार करें, सीक्वेंसिंग में करें, आज जो डिस्कवर किया उसको और आगे बढ़ा के करें, आज जो हमने डेटा सेट बनाया उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, आज जो रिज़ल्ट आया उसको और कितना इम्प्रूव कर सकते हो। तो रिसर्च जो है, इट इज़ फाइंडिंग द थिंग्स विच हैव नॉट बीन फाउंडेड, इट इज़ इम्प्रूविंग ऑन द प्रीवियस स्टडीज़, प्रीवियस रिजल्ट, सर्चिंग द लिटरेचर रिव्यू, व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन एंड इम्प्रूविंग ऑन दैट। और हम क्या नया रिज़ल्ट ला सकते हैं, क्या और नया कर सकते हैं, डाटा को किस तरह से हम और प्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने जो न्यूमेरिक्स है, अपने जो क्वांटिफिएबल चीज़ें हैं उसको और नियरेस्ट टू 100 कैसे ला सकते हैं। तो ये कोई हम एवरीडे लाइफ में रिसर्च करते हैं। हमारी रिसर्च, कभी लोग सोचते हैं कि रिसर्च हम जब पास कर गए कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से तो हमारी रिसर्च बंद होगी। ये एक मिसनोमर है। रिसर्च हम एवरीडे लाइफ में करते हैं, चाहे वो हम डेली लाइफ में करें, चाहे हम अपने स्कूल के लाइफ में करें, चाहे हम ऑफिशियल के लाइफ में करें, चाहे हम अपने डेली किन्हीं के साथ नेगोशिएट करते हैं, चाहे वो मार्केट में जाते हैं, चाहे वो बाज़ार में जाते हैं, हम डेली रिसर्च करते हैं। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको कोई टीवी खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है तो आप क्या करते हैं? आप सर्च करते हो और उसको रिसर्च करते हो। जब आप रिसर्च करते हो तो आप देखते हो किसमें कितना, आज अब एप्पल का फ़ोन आता है तो क्यों इतनी भीड़ लगी रहती है, क्यों लाइन के लाइन लगे रहते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आए हुए हैं, इसमें कुछ एडिशनल आपके ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर मिलेगा वो फ़ोन तो आपको लगता है कि यू विल बी अ बेटर पर्सन टू ऑपरेट दैट। तो बहुत अगर साधारण शब्दों में अगर हम बोलें तो इट इज़ रिसर्चिंग द थिंग्स विच आर बीन डन एंड इम्प्रूविंग ऑन दैट। बहुत साधारण शब्दों में। आज जैसे हम बात करते हैं, अब एआई का युग आ गया है। बच्चे अपने रिसर्च के लिए एआई चैट बोर्ड्स वगैरह डिफरेंट यूज़ करके बहुत तेज़ी से कुछ भी प्रिंट आउट या राइटिंग वर्क निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को इस्टेब्लिश, व्हेन वी जस्ट वांट टू इस्टेब्लिश और वी वांट टू डू रिसर्च, सो हाउ अ पीपल can do research or really involve in research and do something innovative and discover something. In present era, we can say we are standing now the verge of completion of 2025 and 2026 is coming. So what are the basic misconceptions that people think they can do their research using just AI and something and they can write anything, or what exactly they have to do? So we want to just a clarification how a person can start their journey or begin their journey on the field of research at their master level, their UG, PG level or their PhD level. So what should be their first step and what are the misconceptions are here? देखिए, जो पहला मिसकंसेप्शन है रिसर्च में वो है कि रिसर्च इज़ फॉर जीनियसेस। एक बहुत बड़ा मिसनोमर है, मिसकंसेप्शन है। कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जो अपना लाइफ रिसर्च में बनाना चाहता है, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपने को रिसर्च में एनरोल करना चाहता है।
गवर्नमेंट भी इस पर बहुत प्रयत्न कर रही है। आजकल मास्टर्स में कंपलसरी हो गया है रिसर्च पेपर लिखना, डिसर्टेशन लिखना। लेकिन हम गलतियां क्या करते हैं कि हम जो बच्चे हैं उनको ये नहीं समझाते हैं कि रिसर्च इज़ इजी, रिसर्च इज़ एडवेंचरस, रिसर्च इज़ रिसर्चिंग। अगर हम ये चीज़ें शब्द बच्चे को अगर बताएं कि बेटा रिसर्च कुछ नहीं है, इट इज़ रिसर्चिंग, इम्प्रूविंग, रीडूइंग, रीडूइंग। अगर हम बच्चे को सही तरह से गाइड करें तो आप मानिए मेरी बात है, हमारे यहाँ इतना टैलेंट भरा पड़ा हुआ है कि आज आपके मास्टर्स के बच्चे, एमटेक के बच्चे भी अच्छे अच्छे पेपर लिख सकते हैं। लेकिन क्या हमें पता ही नहीं है। आज कॉलेज वाले ध्यान नहीं देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले ध्यान नहीं देते हैं, जो आता है उसी को पकड़ लेते हैं। जो क्वालिटी है, आज एक समय आएगा जब आपको हज़ारों हज़ार लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या 10 साल लगाओगे उसको पढ़ने में? क्या 20 साल लगाओगे उसको पढ़ने में? तो आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, जो सब्जेक्ट में ज़रूरत है, वो आपको एआई से लाना पड़ेगा और वो स्कैन करके हज़ारों हज़ार आपको लाके मिनटों में दे देगा। अब जैसे हम शुरू करते हैं किसी भी रिसर्च को, तो उसके लिए अमूमन एक टाइटल की, टॉपिक की एरिया की इसकी ज़रूरत होती है। तो आप क्या समझते हैं, कोई स्टूडेंट अपने सबसे पहली हर्डल जो उसकी ज़िंदगी की, अगर वो रिसर्च की फील्ड में जाता है, चाहे फिर वो आर्ट्स का हो, ह्यूमैनिटी का हो, वो हिस्ट्री का, उनने अपने यूजी में, पीजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। अब वो मान लीजिए एमटेक के लिए या अपने ड्यूरिंग पीजी वो रिसर्च कर रहा है, आर्ट्स का स्टूडेंट्स है। अब वो जब अपने रिसर्च के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो अपना टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करेगा, जबकि उसने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है। हिस्ट्री में भी उसने मिड लेवल हिस्ट्री और तमाम, मतलब दे हैड गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम देयर यूजी एंड पीजी। then how they come to a particular point, particular subject, particular area or particular key event on which they can do their argument, they can make their research title and make research on that. डॉक्टर पंकज, आपने बहुत अच्छे शब्दों में मुझसे पूछा है कि टाइटल का रोल क्या होता है, टाइटल कैसे सिलेक्ट किया जाता है। Yes, basically it is title. हाँ, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़, हमारे यहाँ ना एक आप बोलो वीकनेस है या लिमिटेशंस हैं। आईटी में ये नहीं है। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो अलाउ करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हमें नहीं अलाउ करते। तो पहले तो हमें गवर्नमेंट को ये क्लैरिटी देना चाहिए, यूनिवर्सिटी को क्लैरिटी देना चाहिए। आजकल बहुत एम्बेडेड सिस्टम बन गया है। आज कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो क्या वो आईटी से रिलेटेड नहीं है? क्या वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नहीं है? लेकिन वो क्या बोलेंगे, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है तो हम क्या है आपको इलेक्ट्रिकल में रिसर्च करने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? क्या प्रॉब्लम है आपको? आज टेक्नोलॉजी एम्बेड हो रही है, सब्जेक्ट एम्बेड हो रहे हैं, डिसिप्लिन एम्बेड हो रहे हैं, आपके जो स्टडी एरिया वो एम्बेड हो रहे हैं। आज आप एक समझिए, कोई चीज़ आप एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हो, क्या उसमें एआई नहीं है ना? इस्तेमाल हो सकता तो क्या इलेक्ट्रिक वाला एआई नहीं पढ़ सकता? पढ़ना पड़ेगा अगर उसे यूज करना है। नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। द वे वी स्टार्ट लुकिंग इट, हमें चेंज करना पड़ेगा ना सिस्टम को। आप क्या करते हो, डिग्री से आप क्या करते हो, ये डिग्री से आप रिसर्च को मानते हो। अगर कोई बंदा बोलता है जी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने किया हुआ, अब मेरे को कंप्यूटर में जाना है, गवर्नमेंट जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। हाँ, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज ने अपने में पॉलिसी में ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मैं बहुत गहन अध्ययन किया हूँ। और वो क्या करते हैं, वो डिग्री देखते हैं और डिग्री से रिसर्च को नापते हैं। मतलब वो 2020 में ये पॉलिसी आई है, दैट विल टेक्स टाइम टू बी, नहीं, बट वी शुड, जमीन तक पहुंचने में समय तो लगेगा। एनकरेज इट। आज हमारे यहाँ ये एक लेकुना है और ये लेकुने को दूर करना है अगर हमें रिसर्च के आगे बढ़ा। दूसरे कंट्रियों में ऐसा नहीं है। आपको आपके इंटरेस्ट, आपके सोच के अनुसार और जहाँ पे देश के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस पे आपको रिसर्च करना चाहिए। दूसरा, आपने टाइटल के बारे में पूछा कि टाइटल का क्या अहम रोल है। देखिए, आज के दिन में टाइटल एक सबसे रिसर्च का सबसे फंडामेंटल बेस होता है। और बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं
और रिव्यूअर्स ऐसे हैं जो आपके टाइटल देख के ही समझ में जाते हैं कि आपका रिसर्च कितना वजनदार है, ठीक है। लेकिन हम अपने देश में क्या करते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, या यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, हमें ये बच्चों लोगों को समझाना पड़ेगा, हमारे पास जो प्रोफेसर हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम कोई भी टाइटल दें, टाइटल पे हम थोड़ा समय लगाएं। ये ना हो कि आए बच्चा मेरे पास, मैंने लिख के दे दिया, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, क्यों भी हो, उसने मैंने पकड़ा दिया। उसका एक प्रोसेस है। आज हम एडवांसियम में, अगर आप देखोगे, एडवांसियम पूरे विश्व का, देश का सबसे पहला एडवांसियम रिसर्च क्वालिटी इंडेक्स हमने बनाया है। और हमने इंडेक्स केवल टाइटल पे नहीं बनाया, हमारा जो टाइटल है वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड क्वांटिफाइड टाइटल आता है। और वो हम क्या करते हैं, बच्चे को एक प्रोसेस के तहत ले जाते हैं। बच्चे को ये समझना पड़ेगा, भले हम थीसिस लिखने में देर करते हैं, लेकिन टाइटल बनाने में थोड़ा समय दें। टाइटल अगर सही नहीं है, टाइटल अगर वैलिडेटेड नहीं है, टाइटल अगर साइंटिफिक नहीं है, और वो लिटरेचर रिव्यू के इटरेशन से नहीं आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इटरेट द लिटरेचर रिव्यू। और मेरी बात आप ध्यान से समझो, आज हमने एडवांसियम में एक टैबुलेटेड लिटरेचर रिव्यू बनाया है और एनालिटिकल है, जो आपको महीनों लग जाएगा, वो हम आपको मिनटों में ला के दे देते हैं। आप टाइटल सिलेक्शन में लिटरेचर रिव्यू किस तरीके से और क्या रोल अदा करता है, थोड़ा इसके बारे में देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे तो नए हैं रिसर्च में, इसलिए उनको जानकारी आप दोगे तब पता चलेगा कि कैसे होता है। जब भी आप रिसर्च को शुरू करते हो तो बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को ये बताना कि आप टाइटल के प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। हमारे यहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता, ये हमारे यहाँ बताया ही नहीं जाता। कोई भी टाइटल पे पहुँचने के लिए आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपका एरिया बहुत ज़रूरी है, आपके कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। नहीं, तो पहला प्रश्न इस पे जो मैं पहले भी पूछा आपसे, यही आता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स बच्चे ने पढ़े, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये मेरा रिसर्च एरिया। देखिए, आज के दिन में तो जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, अगर आपको रिसर्च में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो उसी में अलाउ करते हैं। नहीं, अब जैसे मैं ले लेता हूँ, कोई ने एमए किया है, एमए इन हिस्ट्री किया है। अब हिस्ट्री के अंदर मेडिवल हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एंशियंट हिस्ट्री भी है। इसके अलावा भी और पेचीदा सब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं। अब वो इन हर जगह रिसर्च हो सकती है। अब वो ये सिलेक्शन करने के लिए बच्चे का क्या माइंडसेट है, वो कैसे इवेल्युएट करेगा, मैं आपको मतलब क्या स्टेप्स या जर्नी क्या होनी चाहिए। और इसमें हमारा एडवांसियम जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, अनुश्रम.com की बात कर रहे हैं, वो कैसे मदद करता है। देखिए, पहला चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल में ये तो चीज़ ज़रूर जानना चाहिए कि आप किस एरिया में करना चाहते हो, और किस, अगर आप मेडिवल में करना चाहते हो, आप मॉडर्न में करना चाहते हो, तो आपको उस पीरियड का जो भी इंटरेस्टेड एरिया है आप वो चीज़ करो, उसके कुछ की वर्ड्स उठाओ और अपना एक टेम्परेरी टाइटल बनाओ। टेम्परेरी टाइटल इसलिए ज़रूरी है कि उसके अराउंड आपका लिटरेचर का पूरा, रिव्यू लिटरेचर का पूरा इकोसिस्टम बनता है। अगर जब तक आप लिटरेचर नहीं पढ़ोगे, लिटरेचर रिव्यू नहीं करोगे, जब तक आप उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं कि भाई अगले ने उस सब्जेक्ट पे क्या है, उसके फाइंडिंग्स क्या, स्टडी किया है, क्या मेथोडोलॉजी अपनाया है क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स उसने अपनाए हैं, तो ये आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा और एक 10, 15, 20, 25 लिटरेचर रिव्यू करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको उसमें देखना पड़ेगा कि मेरा रिसर्च गैप कहाँ पे है, और उस गैप्स को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपने टर्म अभी रिसर्च गैप यूज़ किया, तो ये रिसर्च गैप्स हमारे को जो आइडेंटिफाई करने हैं, तो ये रिसर्च गैप्स क्या 15-20 पेपर सफिशिएंट होंगे मेरे लिटरेचर से
कि क्या रिसर्च गैप है इस एरिया में रिसर्च का? देखिए आपको अपॉर्चुनिटी देखिए क्या है? हम लोग जो आपको और इसमें बताते हैं, एक बीच में इंटरप्ट करूंगा, और इसमें अनुश्रम क्या अपना योगदान देता मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम लोग जो लोगों को सजेस्ट करते हैं, अनुश्रम इज ए प्लेटफॉर्म विच एनकरेज लर्निंग, पार्टिसिपेटिव रिसर्च, इमर्सिव रिसर्च, कोऑपरेटिव रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च विद नोवेल्टी। हम बच्चे को बोलते हैं रिसर्च इज नॉट लोनली। रिसर्च कोई अकेला नहीं है कि आदमी चले और उसको उससे रिसर्च हो जाए। रिसर्च क्या है? कोलैबोरेटिव है, कोऑपरेटिव फिनोमेनन है। आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, और अगर आप हेल्प लोगे, चाहे अपने मेंटर का लो या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आर्कियोलॉजी का लो, डिपार्टमेंट का लो, या आप हिस्टोरियंस के लो, इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं हमारे कंट्री में, आपको कोलैबोरेटिव एफर्ट में जाना ही पड़ेगा। आप लिटरेचर रिव्यू 20 पढ़ो, 25 पढ़ो, लेकिन मैं बोलता हूँ सभी को कि सबसे पहले Q1 के पेपर पढ़ो। वर्ल्ड में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना हुआ उसमें स्टडी, क्या क्या रिसर्च हुई, वो Q1 के पढ़ो। 10-15 बेस पेपर अपना निकालो, उसमें से एक बेस पेपर आप सिलेक्ट करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें उसमें क्या आपको देखना है कि उसके एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसके इंट्रो क्या है, उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन्होंने क्या मेथोलॉजी अपनाया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, आउटपुट क्या है, क्या नोवेल्टी उसमें है, क्या कंट्रीब्यूशन वो सोसाइटी के लिए कर रहा है, इंडस्ट्री के लिए कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो आप क्या है, आपका एक खुद का इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क बनेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, 6-7 उससे रिसर्च गैप से टाइटल ला सकते हो, और उस टाइटल को लाके फिर आप साइंटिफिकली उसको इवैल्यूएट करिए कौन सा टाइटल आपको सबसे पहले लेना है, और उसके लिए आपके पास क्वांटिफाइबल मेथड है। हमारे पास एडवांसियम में हमने साइंटिफिकली वैलिडेटेड क्वांटिफाइबल मॉडल बनाया है, और उससे वो आपको साइंटिफिकली जस्टिफाई करेगा कि हमें वेटेज के अनुसार, रेटिंग के अनुसार, स्कोर के अनुसार कि इस टाइटल पे मैं काम कर सकता हूँ। मैं आपका एडवांसियम सिस्टम एवेल्युएट कर रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर 16 मैक्रो पॉइंट्स हैं और 127 माइक्रो पॉइंट्स हैं, जो किसी भी रिसर्च पेपर को जो आप अपलोड करते हैं या ऑनलाइन सर्च करके लाते हैं आपका सिस्टम, उसका एनालिसिस कर सकता है। तो ये मैक्रो पॉइंट्स और उसको फिर माइक्रो पॉइंट में बदलना, ये सिस्टम क्या है, थोड़ा इसको समझाएंगे? देखिए क्या है पंकज जी, विश्व में 75 to 85% जो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि बच्चे चाहते हैं कि उनके Q1 में हो जाए, Q2 में हो जाए, तो 75 to 85% पेपर जो सबमिट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा वो क्यों रिजेक्ट होते हैं और हम कैसे वो रिजेक्शन को कम करते हैं। बच्चे जो पेपर लिखना चाहते हैं और उसमें जो अनुसंधान करनी चाहिए, हम एक बहुत यूनिक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं और यूनिक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि पेपर हमारा एक्सेप्ट हो जाए। और वो एक्सेप्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, उस एक्सेप्टेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइटल है उसको हम यूनिकली पोजीशन करते हैं। अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना, हम रिसर्च पेपर को यूनिकली पोजीशन करते हैं। व्हेन आई से यूनिकली पोजीशन करते हैं, हम क्या करते हैं, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइटल of the paper, and this title is related to my main research and my objective। तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइटल में प्रॉब्लम होनी चाहिए, टाइटल में नॉवेल्टी होनी चाहिए, और आप उसको कंपेयर करिए कि पिछला स्टडी में क्या हुआ है और हम नया उसमें क्या डालना चाहते हैं। तो ये एक सबसे अहम पार्ट है। जब ये आपका हो गया तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपको ये चीज़ देखना है कि भाई हम जिस पेपर को बेस पेपर मान रहे हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट दिए हुए हैं जो मेरे को मैच करना है। तो आप ये समझिए, वी आर द ओनली वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर्स, बट वी आर द ओनली वन हु हैव क्वांटिफाइड इवन द फ्रेमवर्क ऑफ Q1 पेपर्स। So what we have done is, you will be very surprised to know, our research paper framework is at least rigored, reviewed, इवैल्यूएटेड एटलीस्ट 10 से 15 बार हम उसको फ्रेमवर्क को ही रिव्यू करते हैं। क्यों करते हैं? सबसे पहले आप ये चीज समझिए, कोई भी पेपर है तो एब्स्ट्रैक्ट
को देख के ही बहुत लोगों को पता चल जाता है कि पेपर में कितना वेटेज है, पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी नोवेल्टी क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो हमारा जो फ्रेमवर्क रहता है, आप ये चीज मान के चलिए, उसमें ये बताएगा आपको कि भाई हम इसमें कौन सी मेथोडोलॉजी ले रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को हम रिजल्ट में क्या इम्प्लीमेंटेशन में कैसे दिखा रहे हैं, मेथोडोलॉजी जो है हम क्या अपना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा ये फ्रेमवर्क बन जाए, जिसमें हम क्या रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, क्या हम फिगर्स लाना चाहते हैं, क्या हम डायग्राम लाना चाहते हैं, क्या हम विजुअल डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला और अहम चीज़ है वो है डेटा। अगर डेटा सही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो कि आपका पेपर सही नहीं बनेगा। तो डेटा क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और अगर आपका फ्रेमवर्क सही है तो आपका पेपर भी सही आएगा। तो मैं सभी को ये एडवाइस करूंगा कि पेपर लिखने के पहले अपने Q1 बेस पे, Q1 के पेपर के बेस पे आप अपना फ्रेमवर्क बनाइए और फ्रेमवर्क को मैप करिए Q1 पेपर से। क्या मैं उस तरह का पेपर बना पा रहा हूँ कि नहीं, जो वहाँ पे मेथोडोलॉजी है उसको मैं मिरर कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद, बनने के बाद हमारा एक रिव्यू प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिफाइड रिव्यू। हमारे क्या है, जो पेपर आपका है वो पेपर, उसमें आपको 10 पॉइंट स्केल है हमारा, हर बिंदु पे हम उस पर क्वांटिफाई करते हैं कि क्या स्कोर है। और दूसरा बिंदु हमारा जो रहता है वो क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है। हम कोई भी अपने पेपर को जब रिव्यू करते हैं 10 में कम से कम 9.5 से ऊपर आएगा तो ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और वो हमारा जो रिव्यू प्रोसेस है वो आपको सजेशंस भी देता है। और उसके बाद हम एक और प्रोसेस करते हैं। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है और हमारा 9.5 के ऊपर आने लगता है तो हम जो है, जो पेपर को बेस पेपर माने, उससे भी हम मैप करते हैं कि हमारा बेहतर है कि उनका बेहतर है। तो अगर ये प्रोसेस आप करोगे तो आप ये मान के चलो आपके पेपर की रिजेक्शन कम हो जाएगी और एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। मैं आपका I had just went through the complete website anushram.com as well as Advancium. So what I observe over there that you are providing mentorship as well. You are supporting research scholars and all to be join you under your association. There is Advancium Research Association for industry, academic and research, and there is another is Anushram Research Wing, where you people are providing mentorship. And I just want what exactly people are doing over there, what type of these mentorship, what types of trainings you are offering to research scholars of various domain, and how you manage it. What you said is correct. We have Anushram Research Wing, हमारा अनुश्रम रिसर्च विंग है, और दूसरा हमारा एडवांसियम रिसर्च एसोसिएशन फॉर एकेडमिक इंडस्ट्री है। हम ये 2 विंग इसलिए बनाए हैं, आज के बच्चे अगर आप देखोगे, जो रिसर्च के नए बच्चे हैं या जो एस्पिरेंट हैं, तो उनको आप अगर देखोगे, वो अगर स्कोपस लेवल के पेपर लिखना चाहते हैं जी, तो आप क्या सोचते हो वो एक बार में लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे। अभी स्कोपस से पहले तो उनका एक रिसर्च जर्नी उन्हें बहुत लंबी तय करनी है। उनको बहुत लंबी रिसर्च जर्नी करनी पड़ती है। तो रिसर्च जर्नी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि उन्हें हम रिसर्च जर्नी के बारे में, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो आके उनको बताते हैं। हम हर बच्चे को एक रिसर्च जर्नी के टेम्पलेट देते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें करना है, और वो हम उसको पार्टिसिपेटिव बनाते हैं। हम उसको कोई रेडीमेड नहीं बनाते हैं, हम उसको ट्रुथ बताते हैं कि आपको ये सब चीज़ें करना है। और उसको हम प्रोसेस मैपिंग हमने किया हुआ, जिससे वो बच्चा को जो हम रिसर्च कर रहा है वो उससे भय ना खाए, बट उससे प्यार करे, उसको ईजी समझे। तो हमारे जो एडवांसियम रिसर्च एसोसिएशन जो है, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो उन बच्चों को सहायता करते हैं, उन बच्चों को मेंटोर करते हैं जो बच्चे को लगता है कि मेरे को और हेल्प चाहिए, मेरे को किसी का गाइडेंस चाहिए। तो इससे क्या होता है, अगर इंडस्ट्री और रिसर्च विंग जो पीपल हैं एक साथ आ जाएंगे तो हमें बहुत सारी इंडस्ट्री से भी हेल्प मिल जाता है, और बहुत सारे हमें क्या है, प्रोफेशनली हेल्प मिल जाता है।
There is another tool you people have, that is a certification tool on Advancium. That certification you are providing to documentations to institutions at various level. I had found that you are doing work on the Synopsys certification, that this Synopsys having this and that grade, and that name Advancium Organization for Standardization for Research Quality work. Then what exactly it, and how it is stand among all the other standardization process among the world? Is there any such process in world that who make a standardization for research or something? देखिए, मेरे जानकारी में तो नहीं है पंकज जी कि पूरी दुनिया में या भारत में ऐसा कुछ है जो इंटरनेशनली किसी चीज़ को रिसर्च में स्टैंडर्डाइज करता है. वी आर द फर्स्ट वन इन एडवांसियम टू डू इट, and we are doing quantification of all, right from, if you say, mapping of title, quantifying the title, then you go for the writing of the synopsis research proposal and all, quantifying the review literature, giving it a score, mapping the title based on that. So we are doing everything, and I would say the time to come, subjectivity will be 100% removed, and people will have to go to the metrics and quantify. Today, if you see in the evaluation process or review process, when you show to your teacher or your guide or supervisor, they will say, ये change कर लो, ये change कर लो, ये change कर दो, यहाँ ये कर दो, वहाँ वो. No one gives a point or score to your work like a mark sheet or like a scorecard. आपने देखा है क्या? आप तो खुद रिसर्च में बहुत दिनों से हो, आपने कभी देखा है क्या? मार्क कार्ड सीधे नहीं होते, कमेंट्स होते हैं. कमेंट्स होते हैं. तो हम क्यों नहीं किसी को, आप अगर, अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, रिसर्च प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस. आप बड़ा अम्यूज्ड हो गए और आपको थोड़ा गहन अध्ययन भी करना पड़ेगा, ये सोच के हमारे इंडियन रिसर्च इकोसिस्टम में सिनॉप्सिस जो है या उसके फॉर्मेट जो है, एक फॉर्मेट को यूनिवर्सिटी के साइट पे लगा दिया जाता है पंकज जी, और वही फॉर्मेट को चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो, सबको वही फॉर्मेट फॉलो करने के लिए बोला जाता है. This is the biggest debacle, demerit or limitation in the Indian, I would say, ecosystem of research. क्या सेम फॉर्मेट, सेम रिसर्च प्रपोजल इंजीनियरिंग के लिए होना चाहिए, वही आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए होना चाहिए, वही मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए? क्या उसके इकोसिस्टम सिनॉप्सिस के रिसर्च प्रपोजल के अलग अलग नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, आपके जो सभी इस तथ्य आप बात कर रहे हैं बहुत ही तथ्यपूर्वक हैं और सारगर्भित चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन, और मुझे लगता है कि नॉट ओनली इंडिविजुअल, यूनिवर्सिटी को भी और एक चीज़ मैं और उस पर ध्यान दूंगा, आपका केंद्रित करूंगा. हमारे क्या होता है, 8-10 पॉइंट दे देते हैं, उस पर बोलते हैं सिनॉप्सिस लिखो. हम क्या है, एडवांसियम में हमने सिनॉप्सिस को भी, रिसर्च प्रपोजल को भी क्वांटिफाई किया है. और मैं आपको बताता हूं, जितना आप गहन अध्ययन करोगे अपने रिसर्च प्रपोजल में, जितना आप डीपली उसको करोगे और जितना वो आपका डीप एनालिटिक्स होगा, उतना आपका थीसिस जो है, रिसर्च जो है आपका बेहतर होगा. हम क्यों नहीं उसमें, आप देखो, क्या हम उसमें रिसर्च पेपर को कवर करते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में? कौन सा टाइटल है, क्या टाइटल है? नहीं करते. क्यों नहीं करते? अगर हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल पेपर के बिना, रिसर्च पेपर के बिना रिसर्च प्रपोजल बनता ही नहीं है. तो कहाँ हम उसको करते हैं? ये लिटरेचर रिव्यू जो आता है, नहीं, लिटरेचर रिव्यू आता है वो रिसर्च पेपर से ही तो है. नहीं, आप कौन सा पेपर लिखना चाह रहे हो? आप किस टाइटल में? यस, पहले से निर्धारण. रिसर्च विदाउट रिसर्च पेपर इज इनकम्प्लीट, and you have no mention of any research paper. How will you do it? What will be your title? What will be your objective? देखिए, बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो उसकी आपको
थीसिस में मिररिंग कैसे होगा? अच्छा, थीसिस में या रिसर्च में पब्लिकेशन का क्या महत्व है? जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमारा शुरुआत ही Q1 से हुआ, स्कोपस से हुआ, SCI से होता है। तो जो भी रिसर्च होता है, क्या ये बिना, अभी आपने भी बोला बिना पब्लिकेशन रिसर्च पेपर के कंप्लीट नहीं है, तो एक रिसर्च बिना पब्लिकेशन के नहीं हो सकता, या पब्लिकेशन का इसमें क्या महत्व है? देखिए, What effect will be there if my paper comes under some particular reputed journals and all? देखिए, What is the major important of it? देखिए, अच्छे जर्नल में पब्लिश होना ये देश के लिए, इंडिविजुअल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका क्या होता है, रिसर्च कैपिटल बनता है, आपकी एक वर्ल्ड वाइड साइटेशन आती है अगर अच्छे पेपर हो, तो ये होना चाहिए। लेकिन क्या है, इसको करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए एक समावेश की ज़रूरत है। कोई इंडिविजुअल ये नहीं कर सकता। आज के दिन में मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको NRF में देखिएगा कि कुछ, जहाँ तक मेरे को पता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं अच्छे पेपरों के, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे प्रोफेसर उनको अपॉइंट करने चाहिए जिनको इस पे मास्टरी हो, अच्छे पेपरों की। और वो अच्छे पेपरों की मास्टरी हो तो वो क्या होता है, रेप्लिकेट करना चाहिए डाउन द लाइन। अगर वो रेप्लिकेट किस तरह से करेगा, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आज जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरे स्कोपस पेपर, तो वो खाली बोलते हैं बेटा स्कोपस पेपर में कर लो। क्या आपके पास वो स्किल सेट्स हैं बच्चे को सिखाने के लिए कि भाई हम उनको हेल्प कर रहे हैं स्कोपस लेवल का पेपर लिखने के लिए? क्या आपके पास रिव्यू प्रोसेस है कि ये पेपर निकल जाएगा जब हम पब्लिकेशन के लिए भेज रहे हैं? आज अगर यूनिवर्सिटी ध्यान दें डॉक्टर पंकज, तो वो अपने जो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है, पब्लिकेशन कैपिटल जो है, बढ़ सकता है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज करना है। प्लीज अपॉइंट और हायर पीपल, प्रोफेसर्स, good intellectuals who have at least 20, 30, 40, 50 papers of SCI and Scopus with them. And please make your students sit with them. Guide them. Don't leave them in between. कोई भी जर्नल में करा लो। जब ये बात करते हैं ना, कोई भी जर्नल में करा लो, तो आप ये चीज़ समझो कि आप खुद का, यूनिवर्सिटी का रिसर्च कैपिटल को आप डाइल्यूट कर रहे हो जी। कितने यूनिवर्सिटी आपको पता होगा कि वो इस तरह से बच्चों को गाइड करते, क्यों नहीं मेरा पेपर निकलेगा? अगर मैं राम हूं, श्याम हूं, सीता हूं, गीता हूं, सबका निकलेगा। आप मेहनत तो करो ना, उस तरह के टैलेंट तो लाओ ना, जिनके पास स्कोपस पेपर लिखा हो, जिनके पास SCI पेपर लिखा हो, Q1 हो, Q2 हो, हर बच्चे का निकलेगा, प्रोवाइडेड यू स्पेंड टाइम, You make them do it. अब ये बात सोचो पंकज जी कि आज इंडिया में, पूरे देश में, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने ही बच्चे रिसर्च करते होंगे? कोई अच्छे नंबर में करते हैं? बहुत अच्छा नंबर है। तो अगर वो नंबर, आप ये समझ लो कि हम इस तरह से अगर गाइड करें, रिसर्च पे अलग फोकस हम ये करें फॉर पेपर पब्लिकेशन, फॉर पेपर क्रिएशन, फॉर पेपर राइटिंग, और उसको हर स्टेप से लेके इस लेवल तक लाएं कि उसको अगर हम पब्लिकेशन में भेजें तो वो कहीं से कहीं रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दैट इज अ रिव्यू प्रूफ पेपर दैट हैज गॉन थ्रू ऑल द रिगर्स, all the reviews which are possible, and let the masterminds come to the fore, to the universities, to the institutions. Let IITs cooperate. IITs के बहुत अच्छे नंबर के पेपर आते हैं. Let IIMs cooperate. ये गवर्नमेंट को अपने एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन को, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर को, यूनिवर्सिटीज़ के VCs को, डीन रिसर्च को, ये इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा. They have to get the best minds to guide them. Research is not difficult provided you have an ecosystem. कि आपको कैसे पेपर को क्रिएट करना है, कैसे लिखना है, कैसे उसको रिव्यू प्रूफ बनाना है, कैसे उसको पब्लिकेशन में लेना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये करिएगा, आपका देश का, आपका यूनिवर्सिटी का, आपका स्टेट का रिसर्च कैपिटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा.
थैंक यू डॉक्टर राजेश मोदी जी फॉर बीइंग विद अस। आज की चर्चा हमारी बहुत ही सार्थक रही, जो कि मुझे लगता है स्टूडेंट्स को एक नया गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी और साथ साथ में किस तरीके से उसे रिसर्च करना है ये बताएगी। मैं वेलकम करना चाहूँगा, लोगों को बुलाना चाहूँगा कि वो सभी आएँ, एडवांस सीएम और अनुश्रम के सिस्टम को देखें, उसके एसोसिएशन को भी ज्वाइन करें और जो एज अ मेंटोर अपनी सर्विस दे सकते हैं। और इस विज़न में जो अनुश्रम.com का विज़न है, डॉक्टर मोदी का विज़न है भारत को एक रिसर्च कैपिटल बनाना, इसके अंदर वो अपना अगर कोई सार्थक योगदान दे सकते हैं तो आप आएँ, अनुश्रम.com के साथ जुड़ें और जो इस विज़न के साथ अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, मीन्स वो सभी स्कॉलर जो कि चाहते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले, वो भी हमारे साथ अनुश्रम रिसर्च विंग में जुड़े और हमारे देश को, जो कि मोदी सर का और अनुश्रम का विज़न है, एक रिसर्च कैपिटल बनाना, रिसर्च पेपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना, उसको सार्थक करने के लिए आ गए। Again, I am very thankful to Dr. Rajesh Modi to being with us and giving the lots of guidelines and information regarding research. Thank you, sir. Thank you very much.